नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यू राजस्थान एग्जाम चैनल्स में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम नया राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जीके में हम राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सन 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन। ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। किसान आंदोलन, अभी हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं वो राजस्थान के इतिहास में चल रहे हैं। ये हमारे 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन हमारे समाप्त हो चुके हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान के आधुनिक इतिहास के चैप्टर हैं। इसके अलावा हमारा राजस्थान के जो कला और संस्कृति उसमें हमारे चल रहा है चित्रकला। उसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं। मेवाड़ शैली में हमारी उदयपुर शैली कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम उसमें नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़ शैली 3 शैलियाँ और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली 2 क्लास में पढ़ के उसको हम खत्म कर देंगे। फिर हम राजस्थान के लोक नृत्य या लोक नाट्य कोई भी चैप्टर हम उसकी टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारी क्लास राजस्थान का एकीकरण है और राजस्थान के एकीकरण की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। राजस्थान के एकीकरण की हमारी कितनी क्लास होगी दोस्तों? 2 क्लास, 2 वीडियो हमने डाल दिए, 2 वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिए, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आज राजस्थान के एकीकरण का 3रा वीडियो और इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण का द्वितीय चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण या 3रा चरण कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान का तृतीय चरण और सेकंड चरण में राजस्थान का एकीकरण का सेकंड चरण शुरू करेंगे। सेकंड चरण में हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के एकीकरण में सभी चरणों में 7 चरण हैं। 7 चरण में 4 चरण ऐसे हैं जिसमें से कॉमन क्वेश्चन पूछे, कॉमन मतलब एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 4 चरणों में अपने को क्या याद रखना है? पहला याद रखना है दिनांक, उद्घाटन की तिथि। उद्घाटन की तिथि यानी उद्घाटन का दिनांक। दूसरा अपने को याद रखना है राज प्रमुख। तीसरा अपने को याद रखना है उद्घाटन किसने किया, उद्घाटनकर्ता। ठीक है। और चौथा अपने को याद रखना है प्रधानमंत्री। कि 4 चरणों तक ये राज प्रमुख, प्रधानमंत्री सब बनाए गए। उसके बाद ये सब बंद हो गया। उसके बाद इन्हीं संघों का विलय होता रहा और संघों का निर्माण होता रहा, बट जो प्रधानमंत्री वगैरह ये नहीं बनाए गए। और बाद में 56 में ये राज प्रमुख का पद भी समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। तो हमें उद्घाटन याद रखना है, उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया संघ का, उसका उद्घाटन किसने किया, और चौथा है प्रधानमंत्री किसे बने। इसके अलावा भी उपराज प्रमुख, कहाँ उद्घाटन हुआ, ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब किए गए, ये सब प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो मेन चीज़ें ये। अब देखिए, एकीकरण को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला है राज प्रमुख। अगर हम बात करें, पहले हम उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। उद्घाटनकर्ता यानी उद्घाटन किसने किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन मैंने आपको बताया था एन वी गॉडगिल ने किया था, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने किया था। तो इसी क्रम में चारों चरणों के याद हो जाएंगे अपने को, 2, 3 और ये चौथा चरण। पहला है गॉडगिल, दूसरा भी गॉडगिल, दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया? गॉडगिल ने उद्घाटन किया। तीसरे चरण का क्या? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसको हम याद रखने के लिए यहाँ लिखेंगे चाचा ने। चाचा से याद आएगा नेहरू, चाचा नेहरू। और चौथे का क्या गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। पहले चरण का गॉडगिल ने, दूसरे चरण का गॉडगिल ने, तीसरे चरण का चाचा नेहरू ने और चौथे चरण का पटेल ने किया था। तो ये याद रहेगा, गॉडगिल चाचा नेहरू, गॉडगिल चाचा नेहरू। उसके बाद राज प्रमुख। क्या है दोस्तों? राज प्रमुख। यह है राज प्रमुख। तो पहले चरण का राज प्रमुख, दूसरे चरण का राज प्रमुख, तीसरे चरण का राज प्रमुख और चौथे चरण का राज प्रमुख। तो पहले चरण का राज प्रमुख मैंने आपको बताया था उदयभान सिंह को बनाया था। तो पहले चरण का यू से उदयभान सिंह, ये कहाँ का था? धौलपुर का था। दूसरे चरण का क्या है? दूसरे चरण का भीम सिंह, कोटा का है भीम सिंह। किसे बनाया गया दोस्तों? भीम सिंह को। कहाँ का था? कोटा का था।
तीसरे चरण का है भूपाल सिंह, ये भी बी से है। भूपाल सिंह कहाँ का है? उदयपुर का भूपाल सिंह। और चौथे चरण का है मान सिंह, एम। ठीक है, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, UBBM, UBBM, उदय भीम भूपाल मान। तो इस तरह से आपको क्या याद हो जाएगा दोस्तों? राज प्रमुख याद हो जाएंगे। UBBM, उदय भीम भूपाल मान। ठीक है दोस्तों, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल चाचा पटेल उद्घाटन करता। UBBM राज प्रमुख, U से उदयभान सिंह, B से भीम सिंह, फिर B से भूपाल सिंह और M से मान सिंह। अब है प्रधानमंत्री। अब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का और चौथे चरण का। SGMH। ये इसलिए यहाँ पे ये सब ट्रिक इसलिए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग बहुत है। आप पहले दिन पढ़ेंगे ना, एक एक को तो लगेगा बहुत सरल है यार, मत्स्य संघ का अप्रैल मार्च 48 में हुआ, इसको बनाया, PM मुंशी ने नाम दिया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन क्या होगा, जब आप तीनों चारों चरण पढ़ लेंगे, पाँचों चरण पढ़ लेंगे, फिर आपका कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले चरण में दूसरे चरण को बोलेंगे, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री, तीसरे चरण वाले को प्रधानमंत्री को बना देंगे। तो इस तरह से होगा, इसलिए ट्रिक जरूरी है। 1 2 3 4 SGMH। एस से है शोभाराम, पहले चरण में थे शोभाराम अलवर के थे। दूसरे चरण में गोकुल सभा, अभी बताएंगे आगे आपको गोकुल सभा। तीसरे चरण में है M से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और चौथा है H, ये है H दोस्तों, H ऐसे हीरालाल शास्त्री, पहले मुख्यमंत्री थे हमारे हीरालाल शास्त्री, जयपुर से। तो SGMH, S में शोभाराम, G से गोकुल साहब, M से माणिक्यलाल वर्मा, H से हीरालाल शास्त्री। तो ये हो गया आपके प्रधानमंत्री की ट्रिक। तो राज प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, उद्घाटन करता हूँ। अब प्रश्न है कि राजस्थान संघ का निर्माण, पहला चरण अपना 17 मार्च 1948 को हो गया था। दूसरे चरण की स्थापना कब हुई? दूसरे चरण की स्थापना हुई 25 का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को हुआ। और इसमें राज प्रमुख किसे बनाया? कोटा का शासक कौन था उनसे? भीम सिंह कोटा। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बनाएगा दोस्तों? इसका राज प्रमुख बनाएगा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत ये हुई कि भाई दूसरे चरण में क्या हुआ, 3 मार्च 1948 की बात है, 3 मार्च 1948 की बात है दोस्तों, 3 मार्च 1948 की बात है। कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ के शासकों ने क्या करा, विचार विमर्श किया गया और भारत सरकार से एक संघ बनाने का अनुरोध किया। भारत सरकार से बोला कि एक संघ बनाओ हमें। सरकार ने नेताओं को बुलाया और संघ बनाने के लिए बात करी। इसमें यह हुआ कि भारत सरकार ने बोला कि हम आपको मालवा मिला देंगे। ये जो संघ है कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर जो थे, इनको बोला कि हम आपको मालवा मिला देंगे, लेकिन लोग माने नहीं कि मालवा में हम नहीं मिलेंगे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम 9 रियासतें हैं, ये मिलके पूर्व राजस्थान संघ बना लेते हैं। इसका नाम राजस्थान संघ भी और पूर्व राजस्थान संघ भी, पूर्व राजस्थान संघ बना लेंगे। और इस पर विचार हो गया, इस बात पे बिल्कुल सहमति हो गई। सहमति हुई तो रियासत विभाग ने बोला कि मेवाड़ को मिलाओ साहब। किसको मिलाओ? मेवाड़ को मिलाओ। लेकिन मेवाड़ से पूछा गया, मेवाड़ का कौन था? भूपाल सिंह था। कौन था? भूपाल सिंह था। तो मेवाड़ से बोला कि आप संघ में मिल जाओ, पूर्व राजस्थान संघ में। तो मेवाड़ ने मना कर दिया। अब मेवाड़ ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि मेवाड़ के पास पावर थी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि रियासत विभाग ने कहा था कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख, आय 1 करोड़ रुपए है, वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख सकता है। 10 लाख, आय 1 करोड़ रुपए, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। तो मेवाड़ उसमें आ रहा था। जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ ही आ रहे थे उसमें। तो रियासत विभाग इस पर ज़्यादा ज़बरदस्ती कर नहीं सकता था, क्योंकि उन शर्तों के हिसाब से मेवाड़ अपना अलग अस्तित्व रख सकता था, कोई संघ में शामिल नहीं हो सकता था, अपनी रियासत को अलग रख सकता था। तो मेवाड़ ने मना कर दिया, भाई हम नहीं आएंगे। ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा ने, मेवाड़ के मना करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने यह कहा था कि कोई एक शासक 20 लाख जनता के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। लेकिन रियासत विभाग क्या चाहता था कि मेवाड़ शामिल हो। तो इसने रियासत विभाग ने कहा कि हम सेकंड चरण में इसको शामिल नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चरण में इसको शामिल कर लेंगे, हम राणा को मना लेंगे। राणा ने शर्तें रखी थी, और वो क्या शर्तें रखी थी अगली बार बात करेंगे जब तीसरा चरण पढ़ेंगे।
तो मेवाड़ ने मना कर दिया। अब जब मेवाड़ ने मना कर दिया तो 9 रियासतें मिल गई। 9 रियासतें मिली। कितनी रियासतें? 9 रियासतें मिली और एक ठिकाना मिल गया। इस तरह से पूर्व राजस्थान संघ बना। और कब हुआ? 25 मार्च 1948 को इसका निर्माण हो गया। अब इसमें राज प्रमुख बनाया गया। सबसे पहले इसका उद्घाटन किसने किया? मैंने आपको बताया था गॉडगिल चाचा पटेल। तो गॉडगिल पहला, दूसरा भी गॉडगिल। तो उद्घाटन किसने किया? गॉडगिल ने। एन वी गॉडगिल ने उद्घाटन किया। अब राज प्रमुख किसे बनाया गया? क्योंकि कोटा सबसे बड़ा रियासत थी। उन 9 रियासतों में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी। कौन कौन सी 9 रियासत थी वो भी आगे बताऊंगा, क्योंकि उसकी भी ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरीका याद करने का। तो कोटा राजस्थान उस रियासत की उस संघ की सबसे बड़ी रियासत थी। तो इसी को क्या करा? कोटा के भीम सिंह को कोटा को राजधानी बनाया। कोटा को तो क्या बनाया? राजधानी। और कोटा के राव भीम सिंह को क्या बनाया? राज प्रमुख। किसको बनाया? भीम सिंह को। किसको बनाया दोस्तों? भीम सिंह को ही क्या बनाया? राज प्रमुख। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बेटा दोस्तों अपना, कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को। ठीक है। इसके राज प्रमुख किसे बनाएगा? धौलपुर के महाराज? नहीं, इसको मत्स्य संघ का बना दिया गया तो उदयभान सिंह। करौली के महाराज? नहीं, इसको मत्स्य संघ में यहाँ के महाराज गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। सिरोही छठे चरण में आएगा। तो महाराव कोटा के महाराव को क्या बनाया गया दोस्तों? राज प्रमुख बना दिया गया। चलिए, आंसर है तीसरा। द्वितीय चरण में 9 रियासत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा व एक ठिकाना कुशलगढ़ का संघ को मिलाकर 25 मार्च 1949 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा तथा राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह व प्रधानमंत्री गोकुल आसावा को बनाया गया। इस संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गॉडगिल ने किया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाएंगे? दूसरे चरण यानी राजस्थान के पूर्व राजस्थान के संघ के समय। तो मैंने आपको बताया पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें? देखो 9 रियासतें थी। एक तो हाड़ौती संघ ले लो आप। हाड़ौती में कौन कौन सी रियासत आती है दोस्तों? हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं वैसे देखा जाए तो? कोटा, बूंदी और झालावाड़। KBJ, कोटा, बूंदी, झालावाड़। KBJ, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 रियासत तो ये होगी। अगली 3 है बागड़ संघ। बागड़ में कौन कौन आता है? बागड़ में कौन कौन आता है दोस्तों? सॉरी, ठीक है। देखो, कोटा, बूंदी और झालावाड़। बागड़ में कौन कौन आएगा? बागड़ में आएगा डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा और तीसरा प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके अलावा 3 और थी। ये 3 हो गई, 3 और 3 6 हो गई। 9 रियासतें थी। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? और 3 कौन कौन सी है? ये हैं किशनगढ़, इनका पूरा नाम लिख लो आप। किशनगढ़, शाहपुरा और तीसरी कौन सी है? टोंक। 9 रियासतें थी। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 6, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। कितनी रियासत होगी? 9 रियासत हो गई। और एक था ठिकाना, कौन सा? कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे ना, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। नीमराणा का प्रथम चरण में अलवर में था, तो नीमराणा का प्रथम चरण में संघ में सम्मिलित हो गया था। और कुशलगढ़ सेकंड चरण में हो गया। कुशलगढ़ कहाँ था? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा का जब इसमें संघ में सम्मिलित हुआ तो इसका भी विलय कर दिया गया। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? KBJ, कोटा, बूंदी, झालावाड़, DBP, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। तो कुल मिला के ये क्या हो गया दोस्तों? कुल मिला के ये हो गया कि 9+1 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें सम्मिलित किया गया द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ में। तो पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कितनी रियासतों से मिलकर हुआ? 9 रियासतों से। पूर्व राजस्थान संघ में कितने ठिकानों का विलय हुआ? एक ठिकाने का। किसका? कुशलगढ़ ठिकाने का। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाया? तो मैंने आपको बोला कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो कोटा सबसे बड़ा रियासत थी संघ में, तो इसी को राजधानी बनाएगा। तो किसे बनाएगा? कोटा को राजधानी बनाएगा। कोटा को राजधानी बनाएगा। और NV गॉडगिल ने कहाँ इसका उद्घाटन किया था? कोटा के दुर्ग में इसका उद्घाटन किया था।
ये अच्छी बात है। तो कोटा को राजधानी बनाए, कोटा का उपराज कोटा का राज प्रमुख था और कोटा को इसमें कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। तो राजधानी कौन सी दोस्तों? कोटा। आंसर क्या जाएगा? कोटा। चौथा, थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर से किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये सम्मिलित था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक ये सम्मिलित था। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा ये सम्मिलित। कौन नहीं था? उदयपुर नहीं था। उदयपुर यानी मेवाड़ नहीं था। मेवाड़ कौन से चरण में आएगा? तीसरे चरण में आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उदयपुर। उदयपुर नहीं था, क्योंकि उदयपुर तीसरे चरण में आया था। तीसरे चरण में आने के लिए राणा ने कुछ शर्तें रखी थी, उसकी हम चर्चा करेंगे, पर तीसरे चरण में आया था। तो कौन नहीं था? उदयपुर नहीं था। इसका आंसर जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त ने पूर्व राजस्थान है, पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री SGMH। SGMH पहला चरण में S, दूसरे चरण में G। G से क्या है? गोकुल असावा। गोकुल असावा। तो प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल असावा। पहले चरण में शोभाराम, शोभाराम से S आएगा। दूसरे चरण में गोकुल असावा, तो गोकुल का G आ जाएगा। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्य का M आ जाएगा। और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री, ही का H आ जाएगा, हीरालाल का H आ जाएगा। SGMH, तो G से गोकुल असावा। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएगा दोस्तों? गोकुल असावा। अब देखिए प्रश्न देखिए, 25 मार्च 1948 गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल भाई भट्ट। अब क्या होगा? पहला ही ऑप्शन गोकुल नाम से है। ये जो गोकुल भाई भट्ट है ये भी एकीकरण से संबंधित है, लेकिन ये सिरोही के एकीकरण से संबंधित है। छठे और सातवें चरण में इसका नाम आएगा, सिरोही के एकीकरण से संबंधित है। ये इनका सिरोही के एकीकरण से संबंधित है। जो हीरालाल शास्त्री वो प्रधानमंत्री बनेंगे चौथे चरण में जाके। जयनारायण व्यास जोधपुर में प्रजामंडल में काम आते हैं। गोकुल असावा सेकंड चरण में प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर है चौथा। लेकिन परीक्षा में क्या होगा दोस्तों, जैसे गोकुल आया आपने फट से आंसर कर दिया गोकुल, मैंने तो गोकुल किया, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इतना होता है, उस वक्त हम देखते नहीं, ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन जो है क्वेश्चन आता है वो भी हमारा गलत होता है। ये मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, सेकंड टाइम एग्जाम देते हैं, उनका हर एग्जाम में 10 में से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो गलत इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से आता था, लेकिन उसे ठीक से पढ़ा नहीं, ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ा, नहीं का नहीं है को है पढ़ लिया और है को नहीं है पढ़ लिया, इस तरह से। एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे यही क्वेश्चन है, आता सबका गोकुल असावा, लेकिन जैसे गोकुल देखा अपन ने फट से इसका आंसर फर्स्ट कर दिया और आंसर गलत हो जाएगा। आरपीएससी में यही होता है, चाहे आरपीएससी हो या आरएसएमबी हो, आरएसएसबी हो, अधीनस्थ बोर्ड जो भी इंग्लिश में हिंदी में अधीनस्थ बोर्ड बोलते हैं। इस राजस्थान का कोई भी एग्जाम, उस एग्जाम में क्या होता है, मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन को मिलने के लिए मिलते हैं या तो 2.5 घंटे या 3 घंटे। अब देखो जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं वो जीके के आ रहे हैं केवल, जिसमें राजस्थान की जीके भी, इंडिया की जीके भी आ गई, मान लो उसमें मान लो आपके करंट जीके भी आ गई। जीके की अच्छी बात यह है, राजस्थान जीके की अच्छी बात यह है कि आपको अगर आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो फिर वो नहीं आएगा, कितना भी याद कर लो आप, तो गणित नहीं है, रीजनिंग नहीं है, आप कितना भी याद कर लो, आप दिमाग लगाओगे, आप कुछ नहीं तो रटने वाली चीज़ है, अगर रटी हुई चीज़ याद रह गई, क्लिक हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप भूल जाते हो। अब होता क्या है, इन 150 घंटों में से क्या होता है, एक ये 150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में जिसने अच्छे से पढ़ रखा है 1.5 घंटे में क्वेश्चन को कर लेता है पूरा, बिरला से बिरला आदमी। 1.5 घंटे में 150 में से आप आराम से 110 क्वेश्चन कर ले तो सही, कोई बड़ी बात नहीं है, और 110 में सिलेक्शन हो जाता है। इस 110 में क्या होता है दोस्तों, सिलेक्शन हो जाता है आराम से। 150 से 110 में ऑब्जेक्टिव आरएस से लेके एलडीसी तक, इस बीच में जितने भी एग्जाम आ गए ना, जो ऑब्जेक्टिव उनमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका,
बशर्ते शर्त ये है कि पेपर आउट नहीं हो। पेपर आउट हो गया तो फिर तो आप देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर पेपर फेयर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या होता है, 1.5 घंटे तो हो गए, अब 1.5 घंटे बाद 110 कर लिए। लेकिन क्या होता है, आप देखना, आप किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो, तो वो बोलेगा कि मैंने यार 1.5 घंटा 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया था 1 घंटे में, लेकिन जो मैंने 1 घंटे के बाद जो क्वेश्चंस किए ना वो सब गलत हो गए। क्या हो गया, सब गलत। होता क्या, अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, अब टाइम अपने पास है, अपन ने ऑप्शन पढ़ा, यार ए नहीं है इसका, बी नहीं है, यार ये सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है ना। तो क्या करता है आदमी, तुक्का लगाता है, यार सी और डी, सी और डी, चलिए डी होगा। मैंने फिर कुछ आदमी जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या क्वेश्चन क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है और इस नंबर लाने के चक्कर में वो आंसर गलत कर देता। क्योंकि अगर ये आपको आता ना तो पहले ही आया था, गणित का क्वेश्चन नहीं है, ये आता तो पहले आया था, और इस चक्कर में गलत होता है। और इस 1.5 घंटे के बाद, इस पूरा पेपर करने के बाद, इसमें आपने OMR भी भर लिया, 1.5 घंटे में OMR भी भर चुके हैं आप। इसको करने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपका 70% क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे। क्योंकि देखो SSC UPSC इनमें क्या होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन किए, चार क्वेश्चन किए तो एक क्वेश्चन का आपका 1/4 नंबर कटेगा, ये मान के चलो, है ना। इसमें क्या 1/3, इसमें क्या 1/3 नेगेटिव मार्किंग, क्या है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी मार्किंग, एक क्वेश्चन पे इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर 70% क्वेश्चन गलत हो गए तो आपने जो ऊपर 110 में से मान लो आपने 95 क्वेश्चन सही किए थे, या मान लो आपने 110 में से 100 क्वेश्चन सही किए थे, क्योंकि वो तो आपको अच्छे से आते थे, 100 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, 10 क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक हो गई, कोई भूल गए, तो 100 में नंबर आंसर हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन किए, 10 नंबर के कितने क्वेश्चन कट गए, मतलब 100 क्वेश्चन 110 के 100 सही हैं और 10 गलत हैं, तो 3 और 3 6 3 लगभग 9.5 नंबर कट जाएंगे। फिर भी आपके 91-92 नंबर आ जाएंगे, 91-92 में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्या है कि ये 10 को नंबर, हालांकि जो आदमी 110 क्वेश्चन कर रहा है, कोशिश करो कि उसकी 95% एक्यूरेसी रहे, ऐसा होना चाहिए। अब क्या होता है 70% गलत हो गए ना, तो जिसने 110 क्वेश्चन किए तो उसके जहाँ उसका 100 नंबर में सिलेक्शन हुआ तो वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्या तुक्के लगाने की वजह से, या खुद का टाइम को, उस बचे हुए टाइम को यूज़ करने के चक्कर में, क्या मैं तो ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका बचने का आंसर है कि RPSC क्या करती है, आपका पेशेंस लेवल चेक करती है। RPSC राजस्थान का एग्जाम आपका पेशेंस लेवल चेक करता है कि आप में कितना पेशेंस है। पेशेंस कैसे, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, कितने ढंग से आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा और कितने ढंग से उसका जवाब दिया, पहला। दूसरा, आपका पेपर होने के बाद आपने क्या पेशेंस है कि आप चुपचाप बैठे रहो, आप चुपचाप बैठो, आपने जितना कर लिया उतना कर लिया, आप ठीक हो, एक बार चेक कर लो, नहीं आता है छोड़ दो, जरूरी नहीं करने की। तो पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। तो इसका आंसर है गोकुल असावा। क्या आंसर है दोस्तों, गोकुल असावा। अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, कौन सी थी। सिरोही नहीं थी, भरतपुर का पहले मतदान संघ में हो चुका था, अलवर का मतदान संघ में, प्रतापगढ़ का हुआ था। प्रतापगढ़ मैंने बताया था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ एक ठिकाना था। तो यहाँ प्रतापगढ़ का विलय हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 3rd प्रतापगढ़। फिर है, पूर्व संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया, मैंने आपको बताया था, माणिकलाल वर्मा ने किया, महात्मा गांधी ने किया, NV गॉडगिल ने, के मुंशी ने किया। देखो ये आंसर तो वैसे भी जिसने एक बार पढ़ा है वो कर सकता है, क्योंकि माणिकलाल वर्मा, महात्मा गांधी, के मुंशी का नाम कहीं उद्घाटनकर्ता में नहीं था। उद्घाटनकर्ता में किस किस का नाम है, 3 जनों का नाम है, गॉडगिल का, चाचा नेहरू का और पटेल का। तो शुरू के 2 तो किसने किया, गॉडगिल ने, तीसरे चरण का किसने किया, चाचा नेहरू ने, और चौथे चरण का किसने किया, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने। तो गॉडगिल ने दूसरे चरण का और पहले चरण का किसने किया, गॉडगिल ने। तो हम दूसरा चरण पढ़ रहे हैं तो किसने किया, गॉडगिल ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गॉडगिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा संघ बनाने की बात हुई, मैंने आपको बताया 3 मार्च 1948 को संघ बनाने की बात हुई, कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के रियासत के शासकों के बाद संघ बना लो और मेवाड़ को मिला लो। मेवाड़ ने मना कर दिया। बूंदी का राजा ये चाहता था कि मेवाड़ आ जाए। मेवाड़ क्यों आ जाए,
क्योंकि बूंदी का राजा सबको पता था, संघ बनाने की बात हुई तो कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाने की बात हुई थी। तो कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाने की बात हुई तो बूंदी का शासक नहीं चाहता था कि कोटा का राज प्रमुख बने, वो नहीं चाहता था कि मैं उसके नीचे काम करूँ, तो चाहता था मेवाड़ आ जाएगा तो मेवाड़ का राजा राज प्रमुख बनेगा, तो वो धर्म संकट से बच जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, मेवाड़ आया नहीं और कोटा का राज प्रमुख बना। तो अब क्या, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो विलय पत्र पर मैंने आपको कौन कौन था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये सब थे। और एक कुशलगढ़ ठिकाना था, यहाँ लिख लो कुशलगढ़, ये ठिकाना था। तो इन्होंने सबने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो बांसवाड़ा का जो वो था ना चंद्रवीर सिंह, इसका बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। तो हस्ताक्षर करते समय कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब विलय हो गया तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, और स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया तो मनमर्जियाँ खत्म हो गई। अब हो सकता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मनमर्जियाँ खत्म हो गई। एक तो एक खुद एक रियासत का राजा था, लेकिन अब वो किसी और के अधीन हो गया, और जब किसी के अधीन हो गया, अपनी स्वतंत्रता ही खो दी, तो उसे लगा मैं तो मर ही गया। तो उसने ये कहा था, तब बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। कोटा के महाराव भीम सिंह ने, इन्हें तो उपराज प्रमुख बना दिया गया था। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने, इन्हें भी उपराज प्रमुख बनाया गया था, इन्हें राज प्रमुख, इन्हें उपराज प्रमुख। अलवर के महाराजा ने, अलवर तो प्रथम चरण से मतलब है। बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने विलय पत्र पर, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। आंसर क्या जाएगा, चौथा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 संघ के निम्न में से किस ठिकानों को मिलाया गया। किस ठिकानों को मिलाया गया, मैंने अभी आपको ऊपर बताया 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। वो कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़। नीमराणा को प्रथम चरण में बना लिया गया था, और कुशलगढ़ को द्वितीय चरण में बनाया गया था, और लावा को 4th चरण में बनाया गया था। तो कुशलगढ़ को कब मिलाया गया, द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में कौन सा ठिकाना मिला दोस्तों, कुशलगढ़। कौन सा मिला, कुशलगढ़। एकीकरण के समय या एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन 3 ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट भी कहते थे। नॉन सैल्यूट स्टेट इसलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेज इन्हें तोपों की सलामी नहीं देते, जबकि 19 रियासतों को अंग्रेज तोपों की सलामी दिया करते थे, जिनमें 3 में नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा थी। तो कुशलगढ़ को द्वितीय चरण में मिला दिया गया। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका, फर्स्ट कुशलगढ़। नहीं, ये आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को संघ में वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। देखिए मैंने आपको बताया राज प्रमुख किसे बनाया गया, भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह को। अब है उपराज प्रमुख, क्या दोस्तों, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख या वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर उपराज प्रमुख है ना। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, अब यहाँ लिखते हैं उपराज प्रमुख। ये बनाया गया दोस्तों बूंदी के बहादुर सिंह को। बूंदी के किसको, बहादुर सिंह को। बूंदी के किसे बनाया गया दोस्तों, बूंदी के बहादुर सिंह को। बूंदी के बहादुर सिंह को क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख या उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, बूंदी के बहादुर सिंह को। इसी तरह द्वितीय चरण में कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाया गया। उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, ये बनाया गया डूंगरपुर के, डूंगरपुर का शासक कौन था, लक्ष्मण सिंह को। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। अब सब पहले चरण में तो उपराज प्रमुख ही था, दूसरे चरण में वरिष्ठ और कनिष्ठ यानी जूनियर उपराज प्रमुख का क्या सीन है। देखिए इसमें रियासतें ज़्यादा थी और सबको संघ में शामिल करना था, तो सब कोई लाभ का पद मिलेगा तो अच्छा होगा। जब संघ में शामिल होने से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जैसे पहले क्वेश्चन अपन ने देखा कि बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन करूँ, उसे कोई पद ही नहीं मिला गया, उसे कोई पद दिया ही नहीं गया। पद नहीं दिया तो उसे लगा मैं तो खत्म हो गया। लेकिन ये बूंदी कोटाई का बड़ी रियासतें थी, तो यहाँ पे पद मिले। इन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें रखी कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, तब हम हस्ताक्षर करेंगे।
तो फिर इन्हें लालच दिया गया। लालच में से कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया, बूंदी के वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो इस तरह से इन्हें लालच देके या लालच करके या अपनी शर्तों पे कि हमें ये बनाओगे तो ही होंगे। जैसे आजकल पार्टियां जाती है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उधर इधर मंत्री नहीं बनाया तो उधर जाके मंत्री बन जाता है, उस पार्टी में जाने की शर्त रखता है, अगला बोलता है मेरी पार्टी में आ जा, बोलता है मेरे को मंत्री बना तो आऊँगा, ठीक है, उधर चल जाता है। तो इस तरह से तो इतिहास में ऐसा नहीं कि चेंज हुआ। इतिहास को आप जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, चाहे मध्यकालीन पढ़ें, चाहे आधुनिक पढ़ें, चाहे आप प्राचीन पढ़ें, इतिहास में को पढ़ने से लेके यानी छठी या पाँचवीं से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी से इतिहास शुरू होता है, जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। और आज तक के इतिहास को जो हम देखते हैं तो बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे तरीके बदले। पहले हम बैलगाड़ी में जाते तो अब मोटर गाड़ी में। बाकी सोचने की जो क्षमता है और सोचने की क्षमता का विकास हुआ नहीं है, कम हुई है हमारी सोचने की क्षमता, विकास नहीं हुआ। क्योंकि विकास तो उसे कहते हैं कि हम पिरामिड से भी ऊंची कोई बिल्डिंग बना देते, पर वो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। बनाई हमने बुर्ज खलीफा, लेकिन वहाँ पत्थर जो यूज़ किए गए वो उनकी साइज़ बहुत छोटी, तो सोचने की क्षमता का विकास नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। और रही बात व्यवहारिक, तो व्यवहार एक जैसा ही था, पहले भी जोड़ तोड़ किया करते थे और अब भी जोड़ तोड़ किया करते। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कनिष्ठ उपराज में किसे बनाया? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। प्रधानमंत्री किसे बनाया? प्रधानमंत्री मैंने गोकुल आसाराम को। लेकिन इसमें क्या था, जैसे प्रथम चरण में मंत्रिमंडल था ना, इसमें मंत्रिमंडल नहीं था, तो मंत्रिमंडल नहीं था, इसमें मंत्रिमंडल नहीं था। द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल नहीं था। तो क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान के एक चरण में कौन से चरण में मंत्रिमंडल को स्थगित कर दिया गया था? किस चरण में स्थगित कर दिया गया दोस्तों? दूसरे चरण में स्थगित कर दिया। किस चरण में? दूसरे चरण में स्थगित कर दिया। चलिए, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बूंदी के बहादुर सिंह को। तो बूंदी के बहादुर सिंह को। क्वेश्चन, लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया था? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ये पूछा वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ध्यान रखें। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा तो मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, और तेज सिंह तो अलवर का था ही। तेज सिंह अलवर का था। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब एकीकरण की शुरुआत होने से पहले, जब सांप्रदायिक दंगे हुए, दंगे होने के बाद क्योंकि भरतपुर और अलवर मेव स्थान की मांग कर रहे थे, तो तेज सिंह को और वहाँ के एनवी खरे जो दीवान थे उनको हटा दिया गया था। तो ये तेज सिंह वाले तेज सिंह। चलिए देखिए, इस संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को कोटा में केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गौड़गिल ने किया। संघ में कोटा सबसे बड़ा राज्य होने के कारण संघ की राजधानी कोटा रखी गई तथा कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के शासक बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया। शाहपुरा प्रजामंडल के नेता गोकुल आसाराम को प्रधानमंत्री पद दिलाई गई, जबकि मंत्रिमंडल निर्माण कार्य स्थगित। यानी इसमें मंत्रिमंडल नहीं था, मंत्रिमंडल नहीं था। चलिए नेक्स्ट, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 संघ में कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाए गए? तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, कनिष्ठ कौन था? डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। कौन था? डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। ऑप्शंस वही है, बस क्वेश्चन बदल गया। तो लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का कौन था? लक्ष्मण सिंह था। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को संघ की वार्षिक आय कितनी थी? संघ की वार्षिक आय कितनी? अब इसमें 3 चीजें देख लेते हैं। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल कितना? 16,700 था, लगभग 16,700 वर्ग किलोमीटर था। एग्जैक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, 16,777 था वैसे तो, पर 16,000 समथिंग वर्ग इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, 16,700 था, 16,000 लगभग था। ठीक है, उसके बाद था इसकी जनसंख्या कितनी थी? इसकी जनसंख्या थी 23 लाख। इस संघ की जनसंख्या 9 रियासतों को मिला के क्षेत्रफल कितना था? 16,700, 16,000 था। इसका एग्जैक्ट लिख लो आप, 16,807 था, 16,807 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी थी 9 रियासतों को मिला के और एक ठिकानों को मिला के? 23 लाख। और आय कितनी थी इनकी? आय थी 2 करोड़ रुपए या 200 लाख रुपए। मत्स्य संघ की आय पूछी जा चुकी है एग्जाम में 184 लाख, तो इनकी पूछ सकते हैं। तो 200 लाख रुपए इनकी आई थी। कितनी थी? 200 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 23 लाख और आय कितनी थी? 2 करोड़ या 200 लाख रुपए। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 184 लाख। कितना? 2 करोड़। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 2 करोड़।
आंसर है 3। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, वही संघ की जनसंख्या 23 लाख थी। पूर्व संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों? 2 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? सेकंड चरण कंप्लीट हो गया। क्या हो गया हमारा? सेकंड चरण कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेकंड चरण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण से पहले आज वैसे 35 मिनट की क्लास हो गई है, बहुत है 35 मिनट की क्लास आज के लिए हमारी, इतनी क्लास काफ़ी है हमारी। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब हमारी एक चरण की 3 क्लासें हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा और चौथा चरण कर लेंगे, क्योंकि अब चरण बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे चरण, ज़्यादा बड़े नहीं। अब 7वां चरण, 6ठा और 7वां चरण थोड़ा बड़ा आएगा, बाकी चरण ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। तो 2 चरण एक साथ करेंगे। तो क्योंकि 2 चरण क्योंकि ये 2 चरणों में भाई अलग अलग चैप्टर है, अब तीसरा और चौथा चरण ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एक साथ कर लेंगे उनको हम। ठीक है, तो सेकंड चरण हमारा कंप्लीट, 3 क्लास होगी। पहली क्लास में हमारा सिर्फ आधार था कि एकीकरण का आधार क्या रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकीकरण से पहले क्या हुआ। फिर सेकंड वीडियो में हमारा मध्य संघ कंप्लीट हुआ, और थर्ड वीडियो में हमारा सेकंड चरण। अब यहाँ तक जितना हमने एकीकरण पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं अभी भी आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि 95% अब तक के पढ़े हुए में से 95% आपका बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज की टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई इसमें कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर्स को अगली क्लास में लेने का पूरा प्रयत्न करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, धन्यवाद और शुभ दिन।